Okay, hello everyone in lecture 3 of electrostatics, right? कैसी चल रही है आपकी रिवीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की? अच्छी चलनी भी चाहिए क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमने अभी तक इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर किए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, नॉट बिग वंस. हम वी स्टिल आर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसकी प्रॉपर्टीज को हमने समझा अभी तक, और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट देखा वो क्या था कि किस तरीके से चार्ज जो है वो ट्रांसफर करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, राइट? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चार्ज, इसमें 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग होती है. हम इसको बोल सकते हैं कि दीज आर चार्जिंग, राइट? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन. ओके, सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमने क्या देखा कि अगर दो न्यूट्रल बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं तो वो दोनों बॉडीज के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, राइट? इसमें हमने एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज देखी. ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज जो है, इसमें आप कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ कुछ नेम्स जो है वो याद कर सकते हैं. जैसे कि ग्लास हमेशा टॉप पे होता है, ह्यूमन हेयर भी ऑलमोस्ट टॉप पे ही है. तो अगर ग्लास और ह्यूमन हेयर का किसी और के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो ग्लास और ह्यूमन हेयर ऑलवेज विल हैव पॉजिटिव चार्ज, एंड जो अदर बॉडी होगी दैट विल हैव नेगेटिव चार्ज. जैसे यहाँ पे हेयर के साथ प्लास्टिक है तो हेयर टॉप मोस्ट पे आता है सीरीज में, तो फिर पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक नेगेटिव चार्ज, राइट? यहां पर हमने क्या लिया? सिल्क एंड कैट्स फर. अब ये बहुत क्लोज है आपस में. अगर आप देखेंगे तो सिल्क थोड़ा सा ऊपर आता है, फर थोड़ा सा ऊपर आता है सिल्क से. दैट्स वाई जो फर है वो पॉजिटिव है एंड सिल्क जो है वो नेगेटिव है. फाइन. सो ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज और ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज हम थोड़ा सा इसका आइडिया हमें होना चाहिए जिससे कि हम ऐसे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस कर सकें. फाइन. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन. इसमें हमने क्या देखा कि अगर ऑलरेडी एक चार्ज्ड बॉडी है और उसके साथ हमने कनेक्ट किया एक कंडक्टर को तो क्या होगा? तो हमने देखा कि कंडक्टर ऑल्सो विल हैव द सेम चार्ज एज दैट चार्ज्ड बॉडी. कंडक्टर के पास भी सेम चार्ज आ जाएगा. ये पॉजिटिव था, कंडक्टर भी पॉजिटिव हो गया. यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या है? कंडक्टर. फाइन. ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा? अच्छा, एक पॉइंट और हमने यहाँ पे मेंशन किया. क्या पॉइंट मेंशन किया? कि फाइनल टोटल चार्ज जो होता है ना वो इक्वली शेयर हो जाता है, इक्वली शेयर हो जाता है. न्यूट्रल बॉडी विल हैव द सेम नेचर ऑफ चार्ज. न्यूट्रल बॉडी मींस कि कंडक्टर की बात कर रहा है. कंडक्टर जो है वो उसमें सेम नेचर का चार्ज होगा. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा. इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फाइनल टोटल चार्ज जो होता है वो शेयर हो जाता है. अब देखिए, इस पे 100 इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है, 50 इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है. टोटल क्या हुआ? 150 का हाफ क्या हुआ? 75. सो दोनों के पास 75 आ जाएगा. फिर ये हमने क्या देखा? 80 और यहाँ पर 50. बट ये इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव. -30 मीन्स 30 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ 15. 15 ईच इलेक्ट्रॉन्स बोथ विल हैव. फाइन. आफ्टर दैट इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन. अब इसमें किसी कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं है. जैसे फ्रिक्शन में हमें कांटेक्ट की जरूरत पड़ी, कंडक्शन में भी हमें कांटेक्ट की जरूरत पड़ी, लेकिन इंडक्शन में किसी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है. आप एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास लेकर आओ, न्यूट्रल कंडक्टर में कुछ रीअरेंजमेंट होगा, कुछ रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस होगा. अभी इस लेवल पे क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये चार्ज्ड बॉडी बन गई है? जैसे फ्रिक्शन जब हम करते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करते हैं, तो फ्रिक्शन करने के बाद ही दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है. ओके. कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में भी आप जैसे ही चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं तो न्यूट्रल बॉडी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है. क्या यहां पर जब मैं एक रॉड को लेकर आया एक न्यूट्रल बॉडी के पास
उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस हुआ इस तरीके से, तो क्या इस बॉडी को हम चार्ज्ड बॉडी बोलते हैं? यस और नो? इस बॉडी को हम चार्ज्ड बॉडी नहीं बोल सकते। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि इसके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, और अगर ऐसा होता है तो अभी भी वो न्यूट्रल बॉडी ही है, राइट? अभी भी वो न्यूट्रल बॉडी ही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? स्टिल स्टिल अनचार्ज्ड। ठीक है, अभी भी उसके पास जितने पॉजिटिव नेगेटिव थे उतने ही पॉजिटिव नेगेटिव अभी भी हैं, बस ये हुआ है कि चार्जेस सेपरेट हो गए हैं, लेकिन उसको हम चार्ज बॉडी नहीं बोलेंगे, अभी भी वो अनचार्ज बॉडी ही होगी। फाइन, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहां पर भी देखिए, पॉजिटिव लेकर आए तो फिर नेगेटिव इस तरफ आ गया, पॉजिटिव उस तरफ चला गया, ये बहुत इजी सी बात है। पर यहां पर जो मेन खिलाड़ी है इस इंडक्शन बाय चार्जिंग का, वो है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग में हमने देखा कि अर्थ अर्थ जो होता है वो एक ह्यूज रिजर्वायर होता है। अब रिजर्वायर होता क्या चीज है? रिजर्वायर एक ऐसी चीज होती है जिसमें से अगर हम थोड़ा बहुत सब्ट्रैक्ट या एडिशन कर लें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग? जैसे कि इस रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? अब इस रूम में मैं एक आइस क्यूब लाके रख देता हूं, तो क्या ये रूम ठंडा हो जाएगा? नहीं, ये रूम बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। आइस क्यूब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा इसके टेम्परेचर से आइस क्यूब ही मेल्ट हो जाने वाला है, राइट? ओके। और क्या कर सकते हैं? और ये तो हम इसमें ठंडक लेकर आए थे, है ना? इसमें और हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सा वाटर बॉडी है, राइट? मैंने आपको कल भी बताया था, एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी है, उसमें से अगर हमने थोड़ा सा पानी ऐसे करके निकाल लिया, चुल्लू भर पानी उसमें से हमने निकाल लिया, तो उस वाटर बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? उसमें अगर मान लीजिए 300 लीटर्स, ये तो बहुत कम बोला, चलो कोई बात नहीं, एक टैंक भी हो सकता है। अगर 300 लीटर्स है तो फिर इतना सा पानी निकालने के बाद भी वो 300 लीटर ही रहेगा अप्रोक्सीमेटली, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम रिजर्वायर की बात करते हैं, आइडियल रिजर्वायर, तो इसमें हम चार्ज डालें या इससे चार्ज निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन। सो अर्थ एक वैसी ही चीज है, सिंक भी है, सोर्स भी है। इट इज कंसिडर्ड टू बी रेफरेंस ऑल्सो। रेफरेंस पोटेंशियल मीन्स जीरो पोटेंशियल। अगर अर्थ से कनेक्शन करते हैं तो अर्थ का पोटेंशियल हम कंसिडर कर रहे हैं जीरो है, तो उस बॉडी का भी पोटेंशियल जीरो होगा क्योंकि कनेक्शन बना हुआ है, राइट? अब आप बोलेंगे पोटेंशियल, अगेन मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल जो है वो आगे आएगा और पोटेंशियल टॉपिक हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, बट यहाँ पर जस्ट एक शॉर्ट सी चीज है वो बताने के लिए, अगर मैं ना बताऊं आपको फिर ये वाली चीज रह जाएगी। मैं आपको ग्राउंडिंग में अभी बता देता हूं कि जीरो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल बाद में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है? ओके। तो अब ये था हमारे पास, हमने एक पॉजिटिव रॉड लेकर आए, ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिला, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव उस तरफ। फाइन। उसके बाद हमने इसको ग्राउंडिंग कर दिया। अब ग्राउंडिंग करने के बाद हुआ क्या? मैंने आपको बताया कि अगर ये रॉड पॉजिटिव है तो इस पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा? इस पूरी बॉडी के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। नॉट जस्ट इन दिस पूरी बॉडी, इस पूरे स्पेस में पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अगर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड हम लेकर आते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अब उस पॉजिटिव पोटेंशियल को हम हटाने के लिए क्या करेंगे? मतलब उसे हमें जीरो करना है ना, उसे जीरो करना है क्योंकि हमने अर्थ के साथ कनेक्ट किया है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? उसको इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। फाइन। तो अर्थ उसे इलेक्ट्रॉन देगा, और ये पॉजिटिविटी क्या होती है? ये पॉजिटिव शो क्या करता है? मींस स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएगी, कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। अब क्या ये चार्ज बॉडी है? यस। अब ये चार्ज बॉडी है। फाइनली दिस इज व्हाट? चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड बॉडी। फिर हमने एक और इसका एग्जांपल लिया, क्या कि नेगेटिव लेकर आए, पॉजिटिव इधर आया, नेगेटिव उधर आया, ग्राउंडिंग करी। अब देखिए ये नेगेटिव रॉड है, नेगेटिव रॉड है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा? नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल है,
तो अगर नेगेटिव पोटेंशियल है तो हम क्या करना होगा, जीरो करने के लिए उसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जब जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। फाइन, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। अब इन दोनों एग्जांपल में हम एक चीज देखते हैं कि जो हम रॉड लेकर आए, फाइनली न्यूट्रल बॉडी पे उसका ऑपोजिट चार्ज आया, पॉजिटिव रॉड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव रॉड पॉजिटिव चार्ज। फाइन, सो इंडक्शन में हमें ये चीज देखने को मिलती है कि इंडक्शन में जो चार्ज फाइनली डेवलप होता है न्यूट्रल बॉडी पे, वो ऑपोजिट चार्ज होता है। कंडक्शन में हमने देखा, कंडक्शन में सेम चार्ज होता है। फाइन, ओके। यहां पर एक मिसकंसेप्शन के बारे में बात करी थी कि ग्राउंडिंग किसी भी तरफ करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिसाइड इस चार्ज की वजह से नहीं होता। हमें इस चार्ज की वजह से डिसाइड नहीं करना कि कौन सा चार्ज जाएगा कौन सा चार्ज आएगा, वो चार्ज की वजह से डिसाइड नहीं होता, वो रॉड की वजह से डिसाइड होता है। रॉड क्या है, नेगेटिवली चार्ज। सो यहाँ पर कैसा पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन से लेने पड़ेंगे। सो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अर्थ में चले जाएंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हमने इसको यहाँ पर पॉजिटिव में लगाया और इलेक्ट्रॉन्स चले गए और नेगेटिव बन गया। दिस इज फूलिश। फाइन, ओके। ये भी हमने देखा, सेम सेम वही चीज है जो हमने यहाँ पे करी हुई है। यहाँ पर एक और कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन हमने देखा। क्या मिसकंसेप्शन देखा कि अगर पॉजिटिव रॉड लेकर आए, यहाँ नेगेटिव आया यहाँ पॉजिटिव आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल को हमें जीरो करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, हम उसे इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। अब यहाँ पर मिसकंसेप्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स देने की ही क्या जरूरत है, हम उसका प्लस ले लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाली भी तो प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें उसका पॉजिटिव को जीरो बनाना है, तो उसका प्लस ले लो और जो बचा कुचा नेगेटिव है वो पूरे पे ऐसे ऐसे हो जाएगा, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो मूव नहीं करता। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो मूव नहीं करते, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इसको अगर हमें पॉजिटिव से जीरो बनाना है तो हमें इसे नेगेटिव देना पड़ेगा, और उतना ही नेगेटिव देना पड़ेगा जितना इसके ऊपर अभी पॉजिटिव है। तो अर्थ से उतना नेगेटिव इसके पास आता है और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है। तो पॉजिटिव अर्थ में चला गया, ये गलत बात है, नेगेटिव अर्थ से आया, ये सही बात है। क्लियर हुआ? ओके। यहाँ पर डिस्कशन करते हुए हमने एक और इंपॉर्टेंट बात नोट करी कि जब हम एक रॉड को पास लेकर आते हैं और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस होता है, तब उस बॉडी को हम चार्ज बॉडी नहीं बोलते, क्योंकि उस बॉडी में अभी भी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। उसको चार्ज बॉडी कब बोलते हैं? चार्ज बॉडी हम तब बोलते हैं जब हम उसकी ग्राउंडिंग कर देते हैं। ग्राउंडिंग करने के बाद एक्स्ट्रा चार्ज उस पर डेवलप होता है। ओके, आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। हम इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन, इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट उससे पहले अब हम एक चीज और देखते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को ये डिफरेंसेस पता होंगे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, राइट? ओके, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक बेसिक पॉइंट, वेरी बेसिक पॉइंट जो कि हम 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, क्या है कि कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और हम बोल सकते हैं गुड कंडक्टर क्या है? अब आवाज से बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इटसेल्फ इज कंडक्टर। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम कंडक्टर को ही डिफाइन कर रहे हैं। सो सो कंडक्ट्स
इलेक्ट्रिसिटी, बट ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। जो सेकंड पॉइंट है वो इसको ज्यादा डिफाइन करता है। हैव लार्ज नंबर ऑफ free electrons, have large number of free electrons. They do not conduct electricity. They do not conduct electricity. Second point, very few or no free electrons. इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होते हैं, राइट तो वेरी फ्यू भी बोलना एक तरीके से गलत ही है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिंपली हम बोल सकते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दे आर बाउंडेड, टाइटली बाउंडेड, दे आर टाइटली बाउंडेड। ओके फाइन। कैन easily transfer चार्ज ट्रांसफर बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, बहुत बहुत फास्ट स्पीड के साथ मूव करते हैं। इसीलिए हम कंडक्टर्स का यूज करते हैं अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। जो हम वायर्स लगाते हैं उसका जो उसका जो मेन पार्ट है, मतलब मैं ऊपर की लेयरिंग की बात नहीं कर रहा, वायर का जो मेन पार्ट है वो क्या होता है, वो एक मेटल होता है। फाइन, ओके। कैन नॉट ट्रांसफर charge, cannot transfer charge and charge ओके ये हम दूसरे पॉइंट में मेंशन करेंगे, कैन नॉट ट्रांसफर चार्ज। ओके, फोर्थ पॉइंट, चार्ज गिवन spreads over the surface. The given charge spreads over the surface, ठीक है। कैसे? अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि कैसे। फोर्थ पॉइंट इसमें, गिवन चार्ज stays localized at the same place. फाइन, इसको हम डायग्राम में देखते हैं कि हम इस क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना हम चाहते हैं इन दोनों पॉइंट्स से। फाइन, सो ये जो महाशय हैं ये कंडक्टर हैं, ठीक है। कंडक्टर को हमने क्या किया, हमने इसको एक क्यू चार्ज दिया, इसको हमने एक क्यू चार्ज दिया। कहां दिया? सरफेस के ऊपर रख दिया, जेंटली हमने सरफेस के ऊपर एक चार्ज को रख दिया। तो क्या होगा? तो भैया क्या होगा? तो ये जो क्यू चार्ज जब ये सरफेस के ऊपर आएगा तो पहले तो ये यहां पे होगा, राइट, ऐसे इस जगह पर होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद ये चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये स्प्रेड हो जाएगा इस तरीके से। आर यू गेटिंग? हमने एक चार्ज दिया कंडक्टर को,
और वो उस पॉइंट पर आया और फिर वो उस सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अगर इसी की जगह इंसुलेटर होता तो क्या होता? तो देखिए इंसुलेटर क्या करता। अब ये इंसुलेटर है, ठीक है, और इसको हमने चार्ज दिया जैसे हमने पहले दिया था। लेट अस कंसीडर, हम इसको ऐसे चार्ज दिया, फाइन। इसके बाद क्या होगा? वो सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप आएगा, ओके, ये सेकंड स्टेप आया। अभी क्या हुआ कि यहां पर चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। दिस इज द ओनली फाइनल थिंग, स्टेज लाइक दिस, स्टेज लाइक दिस। तो ऐसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कई बार ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जहां पर एक स्फीयर के ऊपर चार्ज जो है वो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम या तो कंडक्टर की बात करते हैं या फिर सिर्फ एक चार्ज शेल या चार्ज स्फीयर की बात करते हैं। हम इंसुलेटर की बात नहीं करते, क्योंकि इंसुलेटर में अगर हमने चार्ज दिया तो वहीं की वहीं वो चार्ज पड़ा रहेगा। आर यू गेटिंग? ओके, और ऐसा हो क्यों रहा है? थोड़ा सा अगर बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल हमें अगर इसका एक्सप्लेनेशन देना हो तो कैसे हम दे सकते हैं? जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके आसपास के जो प्रॉक्सिमिटी में जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? उनको एक फोर्स फील होगा, तो वो दौड़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर एक एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, वो फोर्स फील करेंगे। अभी हम फोर्स के बारे में आगे बात करने वाले हैं कि चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे होता है, पर हमें इतना तो पता ही है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, तो इसके आसपास के जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे? वो रन करना स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर एक डाउट आ रहा है, अभी तो सर आपने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, इसके बारे में भी हम बहुत आगे जाकर बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। एक्चुअल में मूव इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। आप ऐसा कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे इसके पास। अब आप सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आने लगेंगे तो जहां से वो आ रहे हैं वहां पर क्या होगा? वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा, राइट? तो बात वही है, बात वही है कि पॉजिटिव चार्ज इससे दूर भागे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया, या फिर आप ये कह लीजिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स वहां गए तब भी यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो बात तो वही होगी, राइट? ओके, सो क्योंकि कंडक्टर कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर सकते हैं, इस अनस्टेबिलिटी को स्टेबल बनाने के लिए ये ऐसा बन जाता है। जब तक ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, जब तक फोर्सेस हर तरफ से नेट फोर्स जीरो ना हो जाए हर एक चार्ज के ऊपर। आर यू गेटिंग? बट यहाँ पर कंडक्शन नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड हैं, तो रिपल्शन भी होता है तो एक बहुत मिनिमल सा शिफ्ट होता है चार्ज पार्टिकल्स में, लेकिन वो शिफ्ट के बाद एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं और ये वो वैसे ही रहते हैं, राइट? एक बाउंडेड फोर्स है और एक यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये इस तरीके से ही रह लेता है। आर यू गेटिंग? ओके, so this is about conductor and insulator. You can write it or can take screenshot. अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स की, तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जनरली जब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की तो हम मेटल्स बोलते हैं। अब मेटल्स में भी कॉपर और एल्यूमिनियम जो जनरली यूज किए जाते हैं, ठीक है, और आप और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एजी, एजीओजी, लोजी, सुनोजी। कॉपर, एल्यूमिनियम, एजी। एजी क्या होता है? सिल्वर,
राइट। इसमें अब हमने ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज में जो पढ़े थे हम वो लिख सकते हैं। इंसुलेटर्स बहुत सारे हमने वहां पे देखे थे। प्लास्टिक, ग्लास, वुड, राइट। सो इस तरीके से एग्जाम्पल्स यहां पर हो सकते हैं। फाइन, नोट करिए। ओके, सो अब इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं। अब तक हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की अलग अलग क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, चार्ज किस तरीके से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चला जाता है। फाइन, बट अगर चार्जेस आमने सामने आए तो किस तरीके से वो बिहेव करेंगे, वो फोर्स कैसा टाइप का होगा जो कि रिपल्शन करता है और अट्रैक्शन करता है, राइट। यस, सो हम उस फोर्स के बारे में बात करेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स हम बात करेंगे, राइट। हमने देखा लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। ओके, सो इसके बारे में हम देखेंगे कि ऐसा क्या कैसा फोर्स है जो कि कभी रिपल्शन कभी अट्रैक्शन ऐसे करता है और क्या एक्सप्रेशन होता है, राइट। ओके, सो हार्ट ऑफ द चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हार्ट ऑफ द चैप्टर, कूलोम्स लॉ, कूलोम्स लॉ। फाइन, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, शानदार स्टेटमेंट। इट states that it states that the force between it states that the force between the force between the two charged particles, the force between the two charged particles is directly proportional is directly proportional is directly proportional to the product of the charge charge possessed by the particles, charge possessed by the particles। फाइन, अभी मैंने आधी स्टेटमेंट लिखी है, आधी स्टेटमेंट बची हुई है, एक बार फिर से देखो। इट स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स is directly proportional to the product of the charge possessed by the particles। Are you getting? Okay, यहां पर मैं लिखता हूं Q1। Q1 क्या है भाई? Q1 is a charge, right? मान लीजिए कि ये जो Q1 चार्ज है ये एक पॉइंट चार्ज है जो कि यहां पर रखा हुआ है, और एक और चार्ज है Q2, ये दूसरा चार्ज है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस के बीच में
कुछ डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस लेट अस कंसीडर, वो डिस्टेंस है r, फाइन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी, फोर्स F will be directly proportional to the product of the charge possessed by the particles. Product means Q1 into Q2. Q1 into Q2. F is directly proportional to this product. Clear? ये half, ये first part of the statement है. Next part of the statement, and inversely proportional to the square of the magnitude of the distance between them। अब कंप्लीट हो गया, अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट जो है वो एक बार फिर से पढ़िए। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, r, r का मैग्नीट्यूड और उस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे एंड f is inversely proportional to the square of what, magnitude। तो मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, राइट, स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये है, ये दो स्टेटमेंट्स है जो कि हमने इस वर्ड फॉर्म से मैथ फॉर्म में निकाल के रखी है। फाइन, ये सभी को पता होना चाहिए। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन कर देते हैं। अगर हम कंबाइन करें, combining we get F proportional to Q1 Q2 divided by R मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हम डायरेक्टली भी इसको R स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाकर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे और एक इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। तो F will be equal to K Q1 Q2 by R square, Q1 Q2 by R square। Okay, so this is the force that is there between any two charge particles। ये क्लियर हो रहा है? ये स्केलर फॉर्म है, इस फॉर्मूला को हम स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ भी बोलते हैं। फाइन, ओके। अब यहां पे के क्या है, के की बात कर लेते हैं। हेयर के इज कॉल्ड Coulombian constant or electrostatic constant। Coulombian constant और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं, मुझे ऐसी आवाज आ रही है, ऐसी ध्वनि मुझे आ रही है कि सर ये जो फॉर्मूला आपने यहां पर लिखा है ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये फॉर्मूला जो है ये जाना पहचाना सा लग रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर जाना पहचाना सा लग रहा है तो देख लेते हैं।
ओ एम जी सर, ये आपने क्या लिख दिया सर जी? ये तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, राइट। ये तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है भैया, एनालॉगस टू F इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, एकदम सेम। और याद है आपको कि इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते थे? इस लॉ को, ग्रेविटेशन लॉ को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये दोनों के लिए ही ठीक है, ये दोनों के लिए ही ठीक है, ये दोनों के लिए ही सही बात है। यहां पर F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है कि नहीं? F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है कि नहीं? यस है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर हुआ? ठीक है। हमने के की बात करी, के इज कॉल्ड कोलंबियन कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी कुछ वैल्यू होती है क्योंकि मैथमेटिकल पैरामीटर है, तो इसकी वैल्यू देखते हैं। एंड के इज इक्वल्स टू 9, अप्रोक्सीमेटली 9, और चलो 8.9 इंटू 10 पावर 9, 8.9 इंटू 10 पावर 9। जनरली हम 9 ही लिख लेते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। क्या मैं के को लिख सकता हूं, क्या मैं के को साइड में लिख सकता हूं कि के इज इक्वल्स टू, मतलब हम यूनिट लिख रहे हैं, तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। हाँ सर, एकदम लिख सकते हैं। Q1 जो आर स्क्वायर है उधर चला जाएगा, Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, के इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 हो जाएगा। तो एफ की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट, एफ क्या है? फोर्स, फोर्स की सही यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर क्या है? डिस्टेंस, ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर, मीटर स्क्वायर। फाइन, ओके। क्यू चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट हमें पता है, कूलम्ब। सो यहां पर आएगा कूलम्ब स्क्वायर। वाई? बिकॉज चार्ज इनटू चार्ज है। तो इसीलिए के की यूनिट क्या हो गई भैया? के की यूनिट क्या हुई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमें पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको बोलने में अटक जाएंगे। इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर पर कूलम स्क्वायर्ड। ओके ना? इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। फाइन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, यहां पर भी लिख लेते हैं यूनिट। के इक्वल टू, हमें अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10 पावर 9, ऐसे ही आपको भी याद करना है। 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फाइन, ओके। इसके बाद एक और चीज देखते हैं। यहां पर जो हमने ये कोलंबियन कांस्टेंट लिखा है, ऑल्सो ये कोलंबियन कांस्टेंट को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? 4 है, 4 के बाद क्या है? पाई है, हमें पता है। ये क्या है? ये क्या चीज है? एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड permittivity of free space।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी मींस किसी तरीके की परमिशन। यहां पे परमिशन की क्या बात है भाई? परमिटिविटी किसी तरीके की परमिशन, किसी तरीके की परमिशन। अब देखो क्या होता है, जैसे हमने कंडक्टर के पास रॉड लेकर आए, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं ये परमिटिविटी को समझने के लिए, ठीक है। हम कंडक्टर के पास रॉड लेकर आए और या हम कंडक्टर के पास रॉड लेकर आए। रॉड लाने की वजह से कंडक्टर में क्या हुआ? चार्जेस का सेपरेशन हुआ, ठीक है। इस तरफ एक टाइप के चार्जेस आ गए, इस तरफ एक दूसरे टाइप के चार्जेस आ गए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये जो चार्ज का सेपरेशन हुआ वो इंस्टेंटेनियसली हो गया, मतलब रॉड लाए और बूम, ऐसा तो नहीं है। उस बूम को होने में भी थोड़ा टाइम लगा होगा। फाइन, ओके। उस बूम को होने में थोड़ा टाइम लगा होगा, चार्जेस में थोड़ी सी भीड़ भड़क्का हो गया होगा, भगदड़ हो गई होगी, राइट। जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एकदम से कुछ हो जाए, राइट, तो एकदम से भगदड़ भगदड़ मच जाती है। फाइन, जैसे कि कुछ महिला मित्र बैठकर एक टेबल पे खाना खा रही है, एक छिपकली कॉकरोच या फिर चूहा आ जाता है, तो क्या होता है? भगदड़ मच जाती है। वैसी ही टाइप की भगदड़ जो है वो उस कंडक्टर के अंदर मच जाती है। फाइन, अब जब ये भगदड़ हो रही है तो चार्ज पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को कोलाइड कर करके भाग रहे हैं, और उनमें बीच में फोर्सेस भी लग रहे हैं। मतलब अगर लाइक चार्जेस है तो क्या हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है, अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन हो रहा है, राइट। यस, रिपल्शन और अट्रैक्शन हो रहा है। अगर रिपल्शन और अट्रैक्शन हो रहा है तो ये किस जगह पर हो रहा है? किस म्यूजियम के अंदर हो रहा है? कंडक्टर म्यूजियम के अंदर हो रहा है, राइट। तो फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स हम देख रहे हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है। अब कंडक्टर क्या बोलेगा? ए, तुम मेरे अंदर इतनी सारी भगदड़ कर रहे हो, मैं कैसे करने दूं? परमिशन लो मुझसे, राइट। सो कंडक्टर उनको परमिशन देगा, तो वहां पे आएगी परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर, राइट। मतलब कितनी परमिशन वो दे रहा है उनको फोर्स सही से लगाने के लिए। ऐसे ही फ्री स्पेस भी परमिशन देता है। ये बहुत ही डीप चीजें हैं, ये कैसे आता है कैसे नहीं आता, लेकिन हमें बस पता होना चाहिए कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है। फाइन, तो फ्री स्पेस भी परमिशन दे रहा है इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को आपस में फोर्स लगाने के लिए। जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये देखिए, ये चार्ज 1 चार्ज 2, इनके बीच में फ्री स्पेस है। आर यू गेटिंग? तो एक तरीके की परमिशन है। समझ गए हम? अच्छे से समझ गए? ठीक है। अब इस एप्सिलॉन नॉट की भी एक वैल्यू होती है, वो हम लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लेते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अरे बड़ा कम है भाई, ये तो बड़ा कम है। तभी तो फ्री स्पेस में ज्यादा परमिशन नहीं है, ठीक है। या कह लीजिए बहुत ज्यादा परमिशन है, राइट। क्योंकि ये बहुत कम है तभी तो के बहुत ज्यादा है। फाइन, ओके। 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ओके। पर इसकी भी कुछ यूनिट होती होगी। इसकी क्या यूनिट होती है? अब देखिए, के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो के की जो यूनिट होती है उसका इनवर्स इसकी यूनिट होती है। तो इसकी यूनिट क्या निकल के आती है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वहां पर पहले यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां पर क्या हुई? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पढ़ते हो, रीड एक सेम तरीके से ही दोनों को करते हैं। क्लियर हुआ? ओके। यहां पर हम एक और चीज देख सकते हैं जो कि हमें क्वेश्चंस में बहुत काम आती है। क्या? देखिए,
ऑल्सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई के। ये सही बात है ना? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई के। अब 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई और के की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 पावर 9। 9 इंटू 10 पावर 9। 9 फोर जा 36। 9 फोर जा 36। 36 पाई इंटू 10 पावर 9। उस 10 पावर 9 को हम ऊपर ले जा सकते हैं एज -9। फाइन। सो देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पावर -9 डिवाइडेड बाय 36 पाई। टेन पावर -9 डिवाइडेड बाय 36 पाई। अब इसकी जरूरत भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हमें पड़ती है। कहीं पे हमारा पाई पाई डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, 6 के कहीं मल्टीपल्स आ रहे होंगे तो वो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। वो 8.85 वाली वैल्यू लिखेंगे तो डायरेक्टली कैंसिल होना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक डेसिमल नंबर है। कैलकुलेशन अगर ईजी करनी है तो हमें ये बहुत काम आता है, तो हमें ये दोनों पता होने चाहिए। क्लियर हो गया? ओके, नोट डाउन करिए। ऑल राइट, अब हम क्या करें? अब हम देखेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं? कोई वर्डिंग से लिखते, डायरेक्टली करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है और एक और इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन्स है भैया, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, लेट अस कंसीडर 10 मीटर। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, तो उनके बीच की फोर्स क्या होगी? ये 10 मीटर कुछ ज़्यादा ही ले लिया ना मैंने, क्योंकि नॉर्मली एटम्स में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं बहुत कम, बहुत कम ले लेते हैं। जैसे कि 3.2 इंटू 10 पावर -12 मीटर। 3.2 इंटू 10 पावर -12। थोड़ा सा और मैं इसको चेंज करता हूं, ये आपकी कैलकुलेशन के लिए ही मैं थोड़ा इसको इजी कर रहा हूं एक्चुअली। ओके, 16 स्क्वायर। ओके, नॉट 16 स्क्वायर, 1.6 स्क्वायर इंटू 10 पावर -12 मीटर। अब इसे आप ट्राई कीजिए। क्या करना है, बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना। आप बस मुझे कैलकुलेशन करके बताइए कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, K की वैल्यू आपको पता है, R की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। चलिए ये स्क्वायर भी हटा ही लीजिए। हाँ, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं, करिए।
ओके, आप सॉल्व करिए और मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छे बच्चे बोर्ड पर नहीं देखेंगे और अपना अपना करेंगे। टेन पर -19 -19 19 19, ये 38 हो गया। और यहाँ से ये 12 इंटू 2 24, प्लस का 24 ऊपर आया, तो ये प्लस का 24 ऊपर चला गया। और नीचे हमारे पास एक और 1.6 स्क्वायर है। 1.6 स्क्वायर 1.6 स्क्वायर इसलिए कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने आपको वो दिया भी था, कैंसिल हो गया। 38 और 24 कितना आएगा? -12 आएगा, -14 आएगा, नहीं -12 ही आएगा। ओके, -12। तो फाइनली f इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9, एंड यहाँ पर 14 आएगा, 10 पावर -14, 10 पावर -14। और ये 9 से कैंसिल होगा, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन। 10 पावर -5 न्यूटन। ओके, 9 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन। ओके, इजी प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम आपको जनरली मिलेंगी नहीं, जस्ट ये फॉर्मूला की वर्किंग को देखने के लिए एक हमने क्वेश्चन ले लिया। ओके, we'll see next question now. We'll see next question. A charge Q is divided. A charge Q is divided is broken into two pieces. Is broken into two pieces. Find the charge of the two pieces for maximum force between them. Find the charge of the two pieces for maximum force between them. Okay, अब सभी देखेंगे बोर्ड पर। देखो, सबसे पहले मेरे पास एक क्यू चार्ज है, ठीक है। मैंने उनको उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए इससे एक पार्ट मैंने छोटा क्यू निकाल लिया, एक पार्ट इससे छोटा क्यू निकाल लिया, तो बचा कितना? तो बचा कितना? क्यू माइनस स्मॉल क्यू, इतना बच गया। फाइन, क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ओके, अब इन दोनों चार्जेस को मैंने किसी डिस्टेंस पे रख दिया, क्यू एंड माइनस क्यू, आर डिस्टेंस पे रख दिया। तो इनके बीच की फोर्स हम लिख सकते हैं, लेट्स राइट
इनके बीच की फोर्स, F इक्वल टू के Q इंटू Q माइनस Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो, ये जो Q मैंने यहां से निकाला है, इसमें से जो Q तोड़ा है, मान लीजिए Q कूलम है, तो इसमें से मैं 1 कूलम भी तोड़ सकता हूँ, 2 कूलम भी तोड़ सकता हूँ, 3 कूलम भी तोड़ सकता हूँ, कितना भी ब्रेक कर सकते हैं हम। तो वो जो Q है वो वेरिएबल है। अब उस Q के चेंज होने पर ये फोर्स भी तो चेंज होगा। अगर मैं Q की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहां पर लिखता हूं तो फोर्स भी तो डिफरेंट डिफरेंट होगा ना, राइट? तो इसका मतलब फोर्स जो है वो स्मॉल q पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स डिपेंड्स ऑन दिस स्मॉल q। फाइन। तो 11th क्लास की बेसिक मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने मैकेनिक्स में कई बार यूज किया है मैक्सिमा निकालने के लिए और मिनिमा निकालने के लिए। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, df और f जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके साथ डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 के बराबर रख देते हैं, तो हमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाती है। फाइन, ओके। नाउ डिफरेंशिएशन करना है q के रिस्पेक्ट में, स्मॉल q के रिस्पेक्ट में, तो पूरा फोर्स का वैल्यू हम यहां पे लिख लेते हैं, k स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फाइन। अब देखिए, ये k तो कभी 0 नहीं होता, ये आर स्क्वायर भी कभी 0 नहीं होता, मतलब, और इन अदर वर्ड्स k बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट्स हैं, बाहर आ जाएंगे, तो k बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट्स हैं, बाहर आ जाएंगे, d बाय डी क्यू, ये डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है ये कभी 0, ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, ये वाला पार्ट 0 हो सकता है, तो इसको हम हटा देंगे और हमारे पास बचेगा d बाय डी क्यू इंटू q इंटू कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल गिव अस व्हाट, कैपिटल Q माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ Q स्क्वायर विल गिव अस 2q, ये आ गया। फर्दर वी हैव q इज इक्वल्स टू 2q, फर्दर वी हैव q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q बाय 2, ये एक चार्ज मिल गया हमें, और दूसरे चार्ज की वैल्यू क्या थी, q माइनस q, सो q माइनस, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, दूसरा चार्ज था कैपिटल Q माइनस Q, तो कैपिटल Q का कैपिटल Q माइनस Q की जगह कैपिटल Q बाय 2, तो फाइनली क्या आया, कैपिटल Q बाय 2। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास कैपिटल Q बाय 2 आ गया, यहां पर भी हमारे पास कैपिटल Q बाय 2 आ गया। तो इसका मतलब हमें एक सिंगल चार्ज को हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स जनरेट करने के लिए। क्लियर हो गया? ओके। नोट डाउन कीजिए। ओके, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट टर्म पर हमें कूलम्स लॉ में और डीप डाउन जाना है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम न्यूमेरिकल करेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरीके के न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट? और उसके बाद हम इसमें 2 टॉपिक्स और ऐड करेंगे जिससे हमारा कूलम्स लॉ और ज्यादा पावरफुल होने वाला है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। फाइन। सो ये 2 टॉपिक्स हम कूलम्स लॉ के साथ मिलाएंगे, एक जूस बनाएंगे, पी लेंगे, और फिर देखिए कूलम्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन हम इजीली क्रैक कर लेंगे, राइट? ओके।